नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज ल्यूसेंट का पेज नंबर 34 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। और मैंने एसपीडी का बुक पूरा कंप्लीट करा दिया है, जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोलकुंडा एवं राजा राम ने किया था। पूछा जाएगा क्वेश्चन यहाँ से, औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोलकुंडा एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई जाट परास्त हुए। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन, तिलपत की लड़ाई कब हुई? 1670 ईस्वी में। और कौन हार गया? जाट हार गए। गोकुल को मौत की घाट उतार दिया गया। और इस युद्ध के बाद क्या किया गया? औरंगजेब ने गोकुल को मौत की घाट उतार दिया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। और फिर क्या किया? 1685 में दोस्तों राजा राम के नेतृत्व में जो है पुनः फिर विद्रोह कर दिया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकाबरे को भी लूटा। पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो जाट जो थे सिकंदरा में स्थित अकबर के मकाबरे को भी लूटा। कब? 1685 ईस्वी में। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने की। मतलब पूछा जाएगा क्वेश्चन, भरतपुर राजवंश की नींव किसने रखी? राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने। और पूछा जाएगा किसके शासनकाल में भरतपुर राजवंश का नींव रखा गया? औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी। पूछा जाएगा क्वेश्चन, औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या कितनी थी? 337, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अपराधियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। सॉरी, यहां पे देखिएगा, औरंगजेब ने जो है सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला मुगल शासक था। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जो सबसे ज्यादा हिंदू को नियुक्त किया अपने अधिकारी के रूप में, लेकिन इतना क्रूर था से ये जो इस्लाम मनवाना चाहता था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ जो है विद्रोह किया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है से जो अकबर है ये अकबर नहीं है, ये जो है अकबर द्वितीय है। जो औरंगजेब का बेटा है अकबर द्वितीय है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अकबर द्वितीय ने किसके बहकावे में आकर अपने पिता का विद्रोह कर दिया? दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता का विरोध कर लिया। देखिएगा दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग कहानी है इनके बारे में। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, औरंगजेब ने जो है कुरान को अपने शासन का आधार बनाया है। देखिएगा दोस्तों अपने बेटे के साथ क्या करते हैं ये औरंगजेब। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नौरोज त्योहार को मनाना, भाग की खेती करना, गाना बजाना और सरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा का मतलब होता है इस प्रथा के सम्राट को आपके जन्मदिन पर सोने, चांदी, अन्य वस्तुओं को तौलने की प्रथा थी। यह अकबर के जमाने से आरंभ हुई थी और आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्वेश्चन, किसने जो है सिक्के पर कमला खुदवाना बंद करवा दिया? औरंगजेब ने। और नौरोज पर्व जो नौरोज त्योहार था किसने बंद करवाया? औरंगजेब ने। भाग की खेती करना बंद करवा दिया
यह जो है औरंगजेब ने बंद करवा दिया। और यहाँ पे एक और बात है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, कौन ऐसा शासक है जो गाना बजाना पर प्रतिबंध कर दिया? औरंगजेब। अगली, औरंगजेब ने दरबार के संगीत पर पाबंदी लगा दी। मैंने बोला था ना दोस्तों, औरंगजेब ने जो है दरबार के संगीत पे पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। मतलब सरकारी जो जितने भी संगीतज्ञ थे उसको सबको छुट्टी दे दिया, मतलब निकाल दिया राज्य से। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब की शासनकाल में लिखी गई है। पूछा जाएगा क्वेश्चन यहाँ से, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई है? औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब स्वयं बीना बजाने में दक्ष था। औरंगजेब जो था स्वयं बीना बजाने में जो है दक्ष था। औरंगजेब ने, ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। देखिए कितना क्रूर है, पढ़ने के वक्त मन कर खून खौल रहा है मेरा। औरंगजेब ने कब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया? 1665 ईस्वी में। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ मंदिर है, बनारस की विश्वनाथ मंदिर है, एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर के काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर है। मतलब पूछा जाएगा मंदिर जो है, कौन कौन मंदिर को तुड़वाया औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में? सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर के शासनकाल में जो मथुरा में निर्मित केशव राय की मंदिर थी उसको भी तोड़वा दिया इसने। बहुत क्रूर था कह सकते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी में हुई। इसे खुलदावा जो अब रोजा कहलाता है। देखिए औरंगजेब का जो मृत्यु था कब हुआ? 20 फरवरी 1707 को। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 20 फरवरी 1707 को। यहाँ से यह क्वेश्चन बनेगा और पूछा जाएगा, इसे जो है खुलदावा कहा जाता है और इसी पर्व को जो है रोजा कहा जाता था। रोजा दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। पूछा जाएगा क्वेश्चन, औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? 20। औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। मतलब जो है औरंगजेब क्या करना चाहते थे? औरंगजेब दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश को इस्लाम का देश बनाना चाहते थे। नहीं कहें, बहुत क्रूर था, बहुत हरामी शासक था ये औरंगजेब। इस्लाम बनाना चाहता था, इस्लाम देश, मुसलमान वाला देश बनाना चाहता था पूरी तरह से। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे पूछ लेगा आपसे सबसे ज़्यादा जो है हिंदू अधिकारी या सेनापति किसके शासनकाल में था, तो आप अकबर नहीं मारिएगा। सबसे ज़्यादा जो है औरंगजेब ही जो है हिंदू सेनापति रखता था, लेकिन फिर भी हिंदू के खिलाफ ही काम करता था। ये हिंदू लोग तो गद्दार थे, इसीलिए इनका साथ दे रहे थे। फारसी यात्री फ्राइकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। पूछा जाएगा औरंगजेब के चिकित्सक कौन थे? फ्रांकोइस बर्नियर। अगला है मुगल शासन व्यवस्था। एक बात तो मैंने बताया ही नहीं दोस्तों, जो ये क्या किया औरंगजेब, जब इसका बेटा जो है विद्रोह किया तो उसको पकड़ लिया और जो सरिया होता है ना, गर्म करवा के आँख में डाल दिया। औरंगजेब ने खुद अपने बेटे के आँख में डलवा दिया सरिया, इतना क्रूर था। मंत्रिपरिषद को विरासत कहा जाता है। मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है? विरासत कहा जाता है। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था।
बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों के संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, रुद्र उस सद्र एवं मीर शमन के में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कार्य किया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, औरंगजेब के काल में किसने जो है सर्वाधिक वर्ष तक शासन मतलब जो है दीवान पद पर रहा? दीवान के पद पे असद खान। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम से पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। मतलब पूछा जाएगा किसके हस्ताक्षर द्वारा जो है सेना को वेतन मिलता था? मीर बख्शी द्वारा, यानी सरखत द्वारा। इसका मीर बख्शी तो था, सरखत था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, जब कभी सद्र जो है न्याय विभाग का प्रमुख का कार्य करता था उसे क्या कहते थे? काजी। लगानहीन भूमि को क्या कहते थे? मदद ए मास। लगानहीन भूमि का निरीक्षण सद्र करता था। मतलब जो सद्र था, यह एक पद था जो लगान वसूली करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर शमा कहलाता था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान कौन कहलाता था? मीर शमा। सूचना एवं गुप्तचर विभाग के प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। मतलब कह सकते हैं दरोगा, इससे याद करने में आसानी होगा। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान जो है दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था, जैसे आज दरोगा का पोस्ट है। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना आम जनता के दुष्चरिता से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। मतलब जो शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना जो है आम जनता के दुष्चरित्र से बचाने का कार्य कौन करता था? मुहतसिब करता था। यह एक अधिकारी था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों का सरकार का परगाना या महाल का जिला, जो मतलब कैसे कैसे बंटवारा हुआ मुगल काल में, जैसे सम्राट प्रशासन के दृष्टि से दस्तूर में हुआ, दस्तूर ग्राम में बटे। मतलब जो था बंटवारा जो हुआ सूबों में हुआ, कई गो प्रांत बनाया गया उसमें, और महाल में भी हुआ। यह सब विभाग था एक शासन करने का। प्रशासन का सबसे छोटी इकाई जो था ग्राम था। मतलब आज भी देखा जाए तो प्रशासन का सबसे छोटी इकाई तो ग्राम ही है, क्योंकि ग्राम से ही तो आगे बढ़ता है, ग्राम से प्रखंड, ये सब। देखिएगा ध्यान से, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मतलब ग्राम का नाम ही क्या था? मावदा था या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। मावदा जो है उसके अंतर्गत छोटी छोटी बस्ती आती थी, उसको क्या कहते थे? नगला। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य देख लीजिए, पद है और कार्य है। सूबेदार का पद क्या करता था? प्रांतों में शांति स्थापित करना सूबेदार का काम था। प्रांत कार्यकारिणी प्रधान था। दीवान का काम क्या था? प्रांतीय राजस्व प्रधान था, जो सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होता था। बख्शी क्या करता था? प्रांतीय सैन्य प्रधान कौन था? बख्शी। फौजदार जिले के प्रधान फौज अधिकारी हुआ करता था।
आमिल या अमल गुजार जिले के प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। कोतवाल, कोतवाल कौन होता था? नगर प्रधान होता था। सिकदार कौन होता था? परगने की प्रमुख अधिकारी होता था। आमिल कौन होता था? ग्राम के कृषकों के प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना, जो किसका काम था? आमिल का काम था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। पूछा जाएगा क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक इकाई स्थापित की गई थी? शाहजहां के शासनकाल में। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य का समस्त भूमि 3 भागों में विभाजित था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, भूमि के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य समस्त कितनों भागों में विभाजित था? 3। खालसा भूमि, खालसा भूमि कैसा था देख लीजिए। प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होता था खालसा भूमि। जागीर भूमि किसे कहते थे? तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि थी। सरयुगल मदद ए मास, यह कैसा भूमि था देख लीजिए। अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था, मतलब इससे लगान नहीं लिया जाता था, जो मिल्क भूमि कहते थे, या सयुगल या मदद ए मास, नाम से पता चल रहा है मदद ए मास, मतलब मदद के लिए दिया गया जमीन। शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राय का उपयोग अकबर ने भी किया। पूछा जाएगा, शेर शाह द्वारा जो भू राजस्व पद्धति जो है, मतलब अपनाया, किसके द्वारा अपनाया गया था? अकबर के द्वारा भी अपनाया गया था। अकबर के द्वारा करोगी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। पूछा जाएगा, अकबर के द्वारा करोगी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी कब? 1573 में। और ध्यान दीजिएगा, उसे क्या करना होता था? 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। काफी ज्यादा है उस समय। 1580 में अकबर ने दहसाला नाम की एक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। 1580 ईस्वी में कौन सी प्रणाली जो है प्रारंभ की है? दहशाला। अब देख लीजिए दहसाला क्या है। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। पूछा जाएगा, दहसाला व्यवस्था को क्या कहते हैं? टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पूछा जाएगा, दहसाला के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 4। अब कौन कौन है देखिए। पोजल, इससे नियमित रूप से खेती होती थी, वर्ष में 2 बार फसल उगते थे इस पे। और प्रति, इस भूमि पर जो है 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चाचर भूमि कैसा था देखिए, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी, नाम है चाचर यानी 4। बंजर, यह खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। और बंजर भूमि पर जो था लगान नहीं लिया जाता था, क्योंकि खेती नहीं होगा तो लगान, खेती करबे नहीं करेगा कोनो, लगान कैसे मिलेगा? देखिएगा, 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली, जब्ती प्रणाली आरंभ की। पूछा जाएगा, जब्ती प्रणाली कब प्रारंभ की? 1570 से 71 में। किसने? टोडरमल ने किया। इसमें कर निर्धारण को 2 श्रेणी थी, मतलब एक श्रेणी जो था तखसीस था और दूसरा जो था तहसील था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नक्श प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज के आधार पर कर दिया। मतलब औरंगजेब दिमाग भी लगाया था। औरंगजेब जो था जमीन का उपज कैसा है उसको देकर जो है यह लगान वसूलता था। नक्श प्रणाली अपनाया। पूछा जाएगा, नक्श प्रणाली किसने अपनाया? औरंगजेब ने। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। मुगल काल में कृषक कितने वर्गों में विभाजित थे? 3। पहला क्या है? खुद कश्त, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां वे निवास करते थे।
अगला है पाहिक कस्त, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। अब ये अगला है मुजारियन, यह जो कृषि था खुद कस्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। यानी कह सकते हैं बटैया, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो जानते होंगे, क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण से हूँ। हुंडा बटैया तो जानते होंगे, वही होता है, यानी लीज पे जमीन लेकर खेती करना, वही जो है मुजारियन होता है। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब में, सॉरी, मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई किसके शासनकाल में आरंभ हुई? औरंगजेब में, औरंगजेब ने किया। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई कौन किया? औरंगजेब। अन्ना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अन्ना सिक्के का प्रचलन किसने कराया? शाहजहां ने। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। ओहो देखिए दोस्तों, जहांगीर ने क्या किया, अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाया और उस पर क्या किया, उस पर जो है नूरजहां का नाम भी अंकित किया। मुगलकालीन लगान वसूल करने की व्यवस्था है, देखिए कौन कौन सी व्यवस्था है। गल्ला बख्शी, इसमें फसल कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक क्या है? नसक देख लीजिए, इसमें जो है खड़ी फसल के आधार पर लगान अनुमान लगाकर फसल काटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था जो है बंगाल में थी। पूछा जाएगा नक्श व्यवस्था कहाँ थी? नसक व्यवस्था जो है बंगाल में थी। जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान निश्चय किया जाता था, जो नकद लिया जाता था, मतलब उसको फसल को बो लेता था, उसी समय लगान ले लिया जाता था, यानी जब्ती इसको बोलते थे। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही का था। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन यहां से दोस्तों, सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। पूछेगा सबसे बड़ा सिक्का जो है किस सोना का था? संसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का कौन था? इलाही था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। अब पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? चांदी का रुपया था।